नमस्कार, मैं हूं अनुराग सक्सेना और आप देख रहे हैं भारत ए टू जेड न्यूज़। जैसा कि हमारा शो आप जानते ही हैं, हेलो डॉक्टर है, जहां पर हम कानपुर शहर से जुड़े हुए सभी विशेषज्ञ डॉक्टरों को यहां पर आपके लिए उपलब्ध कराते हैं ताकि आपको जानकारी मिल सके आपसे जुड़ी हुई बीमारियों के बारे में। आज एक ऐसे ही कानपुर के वरिष्ठतम डॉक्टर हमारे साथ यहां पर मौजूद हैं और एक एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर हैं, विशेषज्ञ डॉक्टर हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि पेट रोग और लीवर रोग विशेषज्ञ ये डॉक्टर हैं। आपसे उनका आज परिचय कराते हैं। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं डीएम गैस्ट्रो डॉक्टर अजीत कुमार रावत जी। नमस्कार डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो हेलो डॉक्टर में। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग इन दिस शो। मैं बहुत खुश हूँ और मैं डेफिनेटली आपके सवालों का और जनता के सवालों का जवाब देने की कोशिश करूँगा। सर, सबसे बड़ी चीज एक रीजन होता है जब भी डॉक्टर एक आप हैं और आपके पास बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं। ऐसे में जो सबसे बड़ी समस्या है आज के यूथ की कहें या फिर अगर बात करें ओल्डर्स, जो ओल्ड एज के लोग हैं उनकी बात करें तो वो है पेट से जुड़ी हुई। और जैसा कि मैंने अपने दर्शकों को बताया कि पेट और लीवर रोग विशेषज्ञ हैं आप, तो सर सबसे बड़ी एक समस्या आती है फैटी लीवर की। फैटी लीवर से बहुत सारे लोग परेशान हैं, कहीं ना कहीं परेशानी का सबब ये बनता जा रहा है। इस पर क्या कहेंगे, क्या रीजन है फैटी लीवर का और क्या इसके बचाव है? जैसा कि आपने टर्म बोला फैटी लीवर मीन्स लीवर विच इज़ हैविंग एक्सेस ऑफ फैट। जैसे हमारी बॉडी में स्किन फैट होता है, वैसे ही हमारे अब्डोमेन के ऑर्गन्स में, जो कि लीवर एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है, उसमें भी फैट जमा हो जाता है। जब एक रेशियो से ज़्यादा फैट जमा हो जाता है तो उसको हम फैटी लीवर बोलते हैं। फैटी लीवर बेसिकली एक अल्ट्रासाउंड बेस्ड डायग्नोसिस है जिसके कि बहुआयामी आगे चल के परिणाम हो सकते हैं। तो जो पेशेंट को, जिस इंसान को फैटी लीवर है, उसको मैं पेशेंट नहीं कहूँगा, जिस इंसान को फैटी लीवर है उसको उसके कारण देखने होते हैं और साथ साथ डॉक्टर से मिलके उन कारणों को, उन कमियों को दूर करने के भी सोचना चाहिए। सर, कैन वी से कि जो जंक फूड हैं, जो आजकल के यूथ और लोग खा रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा लोग कई बार देखते हैं कि हम घर पर पौष्टिक चीजें नहीं खाते हैं। दे एक्चुअली लाइक टू ईट लाइक जंक फूड्स। तो कहीं ना कहीं ये भी रीजंस हो सकते हैं जंक फूड। बिल्कुल, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कारण है जंक फूड, बट हम ये नहीं बोलेंगे कि फैटी लीवर मतलब कि जंक फूड ओनली। जैसे मैंने बोला, फैटी मीन्स ओबेसिटी। जिस भी इंसान को फैट होगा, ओबेसिटी होगी, उसको चाहे ओबेसिटी वो सेडेंटरी लाइफस्टाइल के कारण हो, चाहे वो जंक फूड खाने के कारण हो, या फिर उसको मेटाबॉलिक डिजीजेज जैसे कि डायबिटीज़ है उसके कारण ओबेसिटी है, या फिर थायराइड हाइपोथायराइडिज्म के कारण ओबेसिटी है, तो उनको ये फैटी लीवर होता है। तो फैटी लीवर के मल्टीपल कॉजेज होते हैं। जंक फूड डेफिनेटली एक इम्पॉर्टेंट कारण है आजकल के यूथ में। तो सर, सबसे जो नेक्स्ट सवाल मेरा है आपसे कि लीवर सिरोसिस एक बहुत बड़ी डिसीज है, वो भी उसके बारे में आप क्या जानकारी देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? और लिवर सिरोसिस ये मान समझा जाए कि किसी भी कारण अगर लीवर डैमेज होता है, चाहे वो फैटी लीवर के कारण हो, चाहे वो किसी वायरस के अटैक के कारण हो, जैसे हेपेटाइटिस बी वायरस, सी वायरस, या अल्कोहल के अत्यधिक कंजप्शन के कारण हो, या फिर किसी पेशेंट को इडियोपैथिक भी हो सकता है कि कोई कारण ही नहीं है फिर भी वो लीवर डैमेज हो रहा है। तो कारण कुछ भी हो, जब लीवर में फाइब्रोसिस ज़्यादा हो जाती है और लीवर का फंक्शन जो होता है वो हैम्पर हो जाता है, तो उसको हम लिवर सिरोसिस कहते हैं। ऐसे में पेशेंट को पेट में पानी भर जाता है, जिसको मेडिकल टर्म में असाइटिस कहते हैं, पैरों में सूजन आ जाती है, जॉन्डिस होने लगता है और लिवर में जो ब्लड वेसल्स जाती हैं, नसें जाती हैं, उनमें प्रेशर बहुत बढ़ जाता है, तो वो रप्चर होती है, उनको खूनी उल्टी होने की काफ़ी रिस्क रहता है। अच्छा सर, इससे बचाव के लिए क्या आप समाधान बताएंगे कि हाउ कैन वी सेव फ्रॉम दीज काइंड ऑफ डिसीजेस? If we talk about fatty liver which is ultimately culminating into the liver cirrhosis, तो फैटी लीवर के कारण लिवर सिरोसिस लॉन्ग टर्म में हो रहा है, तो डेफिनेटली सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होगी कि अर्ली डिटेक्शन, डिटेक्शन के बाद उसका इवेल्युएशन विद द लिवर एक्सपर्ट और फिर उसका मैनेजमेंट। ये तीन चीज़, डिटेक्शन, इवेल्युएशन, मैनेजमेंट लॉन्ग टर्म होता है। सबसे इम्पोर्टेंट फैटी लीवर में फैट को कम करना मतलब कि जो भी चीज़ें आपके लीवर को फैटी बना रही हैं, चाहे वो जंक फूड हो,
चाहे आपकी सेडेंटरी लाइफस्टाइल हो, यानी बैठे-बैठे काम करना कुर्सियों पे, ये सब चीज़ें होती हैं, या फिर आपकी डायबिटीज़ हो, उसको गुड कंट्रोल। तो ये सब चीज़ें अगर हम करें और साथ में कुछ इम्पोर्टेंट ड्रग्स होती हैं जो कि लिवर स्पेशलिस्ट आपको बताएगा, उसे अगर यूज़ करें तो धीरे-धीरे फैटी लिवर एक नॉर्मल लिवर में कन्वर्ट हो जाता है और फिर एंड में हम बोले हम उस पेशेंट को लिवर सिरोसिस से बचा सकते हैं। सर, जैसे-जैसे चीज़ें बढ़ती जा रही हैं और बात करी जाए अगर आपके अस्पताल की हॉस्पिटल की हम बात करें, तो एक नई टेक्नोलॉजी से इंट्रोडक्शन इस समय आप करवा रहे हैं लोगों को। कानपुर की अगर बात करें गैस्ट्रिक बैलून, तो व्हाट इज़ दिस गैस्ट्रिक बैलून और हाउ कैन दिस इज़ वेरी एक्चुअली लाइक सफिशिएंट और वैल्यूएबल फॉर द पेशेंट्स? Yeah, the gastric balloon is not a new technology. It's almost there. 10 साल से है संसार, 10-12 साल से है, पर हाँ कानपुर के लिए डेफिनेटली वो नहीं है। तो गैस्ट्रिक बैलून स्पेशली हम उसको बोलते हैं इंट्रा गैस्ट्रिक बैलून। स्टोमक क्या है, एक मस्कुलर थैली है जिसमें कि हम मुंह से खाना खाते हैं, फूड पाइप से जाता है और स्टोमक में वो एसिमिलेट होता है। तो वहाँ पे जब स्टोमक में जाता है तो एक बंदे की अगर सपोज करो कि हाफ केजी खाना खाने की कैपेसिटी है सब मिलाकर, अगर उसमें हम हाफ केजी में 250 ग्राम जो है कुछ और चीज़ डाल दें जो कि एब्जॉर्ब नहीं होगी, तो स्पेस बचा उसका 250 ग्राम के लिए। तो 250 ग्राम जो वो चीज़ है जिसको वो खाना खा के वो भरता था और पहले से वहाँ रुकी हुई है, यानी कि एक बैलून वहाँ पे हमने फिट कर दिया, तो उसकी भूख तो खत्म हो जाएगी लेकिन उसको उतनी कैलोरी उतना फैट नहीं मिलेगा। तो फैट जब नहीं मिलेगा तो उसका धीरे धीरे हंगर तो सेटिस्फाई हो गई लेकिन उसको उतनी कैलोरी नहीं मिलेगी, तो पेशेंट का धीरे धीरे वेट लॉस होता जाएगा। अच्छा, ये बैलून जो होते हैं दे आर सिलिकॉन बेस्ड बैलून्स होते हैं। इसको हम जो है बड़ी सेफली पेशेंट के थ्रू एंडोस्कोपिक, इसमें कोई सर्जरी की भी जरूरत नहीं है, जैसे एंडोस्कोपी नॉर्मली होती सभी लोग जानते हैं, एंडोस्कोपी के जरिए ही उसके पेट में आमाशय में प्लेस कर देते हैं। एक रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ फ्लूइड से उसको फिल कर देते हैं, डिस्टेंड कर लेते हैं और फिर एक प्री स्पेसिफाइड ड्यूरेशन के लिए उसको छोड़ देते हैं। तो इस तरह ये वेट लॉस करता है। तो कुल मिला के देखा जाए तो वेट लॉस की अगर बात की जाए तो जिस तरीके से नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं या नई तरीके से बात की जाती है, लोग जिम भी जाते हैं वेट लॉस के लिए और देखा जाए तो बहुत सारी थेरेपीज भी लेते हैं, तो कहीं ना कहीं ये एक जो चीज़ है ये कारगर साबित होगी, क्योंकि 10 साल से आप बता रहे हैं कि ये इंडस्ट्री में है, मेडिकल इंडस्ट्री में है, मेडिकल फील्ड में है, लेकिन कानपुर के लिए नया है, तो कानपुर के लोगों के लिए आप कैसे कहेंगे कि ये कारगर साबित होगी? अच्छा, जो आपका क्वेश्चन है इसमें एक इम्पॉर्टेंट प्री कंडीशन है। ये हर पेशेंट जो कि जिसका BMI 30 या 35 से ज़्यादा है उसको डाल दें ऐसा नहीं है। किसी भी पेशेंट को मैं इंट्रा गैस्ट्रिक बैलून डालने के लिए स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं बोलता। ये ज़्यादातर उन पेशेंट्स के लिए होते हैं जो कि किन्हीं कारणवश रेगुलर एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हैं, चाहे जॉइंट प्रॉब्लम, चाहे बैक प्रॉब्लम, तो उनको मैं चलने के लिए बोलूँ तो वो पॉसिबल नहीं है, बट उनका वेट बढ़ता जा रहा है और वेट बढ़ रहा है तो उनका जॉइंट प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है, तो एक कुचक्र, एक विशियस साइकिल बन गया है। तो इस विशियस साइकिल को तोड़ने के लिए ये इंट्रा गैस्ट्रिक बैलून इज जस्ट राइट। तो बेसिकली देखा जाए तो ये कहीं ना कहीं उन लोगों के लिए कारगर होगा और इन लोगों के लिए वैल्यूएबल पेशेंट्स हो सकता है जो पेशेंट कहीं ना कहीं गठिया या आर्थराइटिस से पेशेंट्स है। अच्छा सर, एक चीज और है, स्लीप गैस्ट्रोटॉमी, इसके बारे में आप बताएं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं ये शायद नई चीज टेक्नोलॉजी भी है और कहीं ना कहीं इसको आप लोग इंट्रोड्यूस भी कर रहे हैं। स्लीप गैस्ट्रेक्टमी ये भी नई नहीं है, बट हाँ इसमें मॉडिफिकेशंस बहुत अच्छे हुए हैं इस हाल ही में। और अच्छा, स्लीप गैस्ट्रेक्टमी के भी उतने ही है ना फोर्टिफाइंग रिजल्ट्स होते हैं, उतने ही बेहतरीन रिजल्ट्स होते हैं जितने कि इंट्रा गैस्ट्रिक बैलून के लिए। अच्छा, इन दोनों टेक्निक्स में बहुत समानताएं भी हैं और बहुत भिन्नताएं भी हैं। स्लीप गैस्ट्रेक्टमी जो है उन पेशेंट्स के लिए होता है जो कि इतने मेहनत कर नहीं पाएंगे, उनको मालूम है कि मैं लॉन्ग टर्म में उतना मेहनत नहीं कर पाऊंगा, एक्सरसाइज नहीं कर पाऊंगा और मेरे लिए ये सर्जरी जरूरी है ताकि मैं अपना वेट लॉस परमानेंटली मेंटेन कर पाऊँ, एक पर्टिकुलर वेट, डिफाइंड वेट मैं मेंटेन कर पाऊँ। ये एक इरिवर्सिबल प्रोसेस है, एक बार स्लीप गैस्ट्रेक्टमी हो गई तो उसको रिवर्स नहीं कर सकते हैं। जबकि इंट्रा गैस्ट्रिक बैलून जो होता है वो एक डिफाइंड वेट 6 महीने में चलो 15 किलो अपने कम कर लिया और उसके बाद हम एक्सरसाइज कर सकते हैं, तो ये एक
उन पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छा है जो कि वेट लॉस के बाद एक्सरसाइज और डेली हेल्दी लाइफस्टाइल और हेल्दी फूड स्टाइल ये सब फॉलो कर पाएँ। तो इन दोनों में ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि स्लिट गैस्ट्रेक्टमी इरिवर्सिबल है और इंट्रागैस्ट्रिक बैलून जो है वो रिवर्सिबल है। तो पेशेंट की चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस डायरेक्शन में जाना चाहता है, क्या गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के पास, गैस्ट्रोसर्जन के पास। दोनों सुविधाएँ प्रथा हॉस्पिटल में उपलब्ध हैं। सर एक सवाल जो मैं पब्लिक की तरफ से पूछना चाहूँगा कि मोस्टली हम लोग देखते हैं कि कैंसर एक लाइलाज बीमारी होती जा रही है और ऐसे में अगर हम बात करें तो स्टमक कैंसर जो है वो कहीं न कहीं धीरे-धीरे कहते हैं ना स्लो एक कहते हैं किलर के तौर पे सीधे सामने आता है और अचानक से वो ब्लास्ट होता है। तो ऐसे में कारण बताएँगे कि क्यों हो सकता है और उससे बचाव के कारण क्या है? स्टमक कैंसर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन। ये एक्चुअल में शुरू में डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल होता है किसी भी पेशेंट के लिए। लेकिन हाँ, जो एक बुज़ुर्ग लोग हैं, जिनमें हाल-फिलहाल में ऐसा उनको महसूस होता है कि उनका पेट जल्दी भर जाता है या फिर उनके खाने की इच्छा चली गई है या उनके खून की कमी होने लगी है, तो ऐसे पेशेंट्स में हमको स्टमक कैंसर सोचने का बहुत सारे रीज़न्स हैं कि ऐसे पेशेंट में हम पहली डायग्नोसिस एक मैग्नेंसी ऑफ द स्टमक सोचें, क्योंकि इनको बहुत जल्दी पेट भरने लगा है, खून की कमी होने लगी है, वेट लॉस हो रहा है, भूख कम हो रहा है। तो ऐसे पेशेंट्स को एंडोस्कोपिक्स यानी गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट से मिलकर एक एंडोस्कोपी ज़रूर करा लेनी चाहिए, बिकॉज़ इनके पास रेड फ्लैग साइंस हैं, अलार्म साइंस हैं, तो इनको देखना ज़रूरी है। अच्छा, हमारी जो बेल्ट है, गैंजेस बेल्ट है, ये गॉल ब्लैडर कैंसर और इस तरह के कैंसर्स के लिए बहुत ज़्यादा कुख्यात है। तो बिकॉज़ ऑफ आवर लाइफ़स्टाइल, बिकॉज़ ऑफ फूड स्टाइल, तो हाँ, अर्ली डिटेक्शन बहुत ज़रूरी है इस पेशेंट में। देखिए सर इसमें एक सबसे बड़ी जब कैंसर की बात हम करते हैं तो एक थेरेपी होती है कीमोथेरेपी। तो क्या कीमोथेरेपी जो है वो कहीं न कहीं कारगर सिद्ध हो सकती है पेट की अगर हम या स्टमक कैंसर की अगर हम बात करें? अच्छा, पेशेंट को कौन-सा मोड ऑफ ट्रीटमेंट देना है वंस इट इज़ डायग्नोज्ड एज़ स्टमक कैंसर, दैट डिपेंड्स ऑन स्टेज ऑफ द डिसीज़। अगर पेशेंट का अर्ली स्टेज है, अर्ली गैस्ट्रिक कैंसर जिसको बोलते हैं हम, तो उसमें 2 तरह के एंडोस्कोपिक सर्जरीज़ होती हैं, जिसमें कि अगर लोकलाइज़्ड पॉइंट पे ही कैंसर डेवलप हुआ है, उसको निकाल देते हैं या फिर उसको सर्जिकल गैस्ट्रेक्टमी करके निकाल दिया जाता है। दीज़ आर द अर्ली स्टेज कैंसर। ये पेशेंट बहुत लकी होते हैं। रही आपकी कीमोथेरेपी वाली बात, तो ये 2 कंडीशंस में दिया जाता है, या तो वो लास्ट स्टेज कैंसर है, बस लाइफ को थोड़ा बढ़ाने के लिए किया जा रहा है, या फिर कैंसर इतना बड़ा नहीं है कि उसको परमानेंट कीमोथेरेपी दी जाए। उसको हम कीमोथेरेपी दे करके उसको डाउन स्टेज कर देते हैं। इसको नियो एडजुवेंट कीमोथेरेपी बोलते हैं। डाउन स्टेज करके उसको कैंसर की सर्जरी वाले कैटेगरी में लाके फिर सर्जिकल गैस्ट्रेक्टमी हम करते हैं। तो कीमोथेरेपी कैन बी अ पैलिएटिव वन, जिसमें कि हम वहाँ उसकी लाइफ को बेटर करने के लिए, उसके लाइफस्टाइल को बेटर करने, क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए दे रहे हैं। और दूसरा होता है कि उसको सर्जरी के लिए डाउन स्टेज कर रहे हैं। तो दीज आर द 2 टाइप्स ऑफ कीमोथेरेपी वी गिव। सर एक सबसे लास्ट में जो हम हर डॉक्टर से कहते हैं वो है कि हमारे दर्शक जो हमारी ऑडियंस है उनके लिए व्हाट इज योर मैसेज कि कैसे लाइफस्टाइल को रखना है, कैसे स्वस्थ रहना है ताकि पेट की बीमारियों से बचा जा सके? पेट की बीमारियां का मतलब होता है कि जो भी आप खा रहे हैं पहला, और जो खा रहे हैं उसको कैसे यूटिलाइज कर रहे हैं। तो खाने के लिए बैलेंस डाइट बहुत जरूरी है। बैलेंस डाइट का मतलब एक पोर्शन ऑफ सीरियल्स, एक पोर्शन ऑफ दाल, एक पोर्शन ऑफ वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, मिल्क एंड एडिक्वेट अमाउंट ऑफ पानी। ये बैलेंस डाइट। उसके बाद इसेंट्रिक डाइट नहीं होनी चाहिए, यानी कि बस मैं तो भैया नॉनवेज ही खाऊंगा, मैं सिर्फ प्रोटीन डाइट ही लूंगा, मैं सिर्फ क्या नाम है दलिया ही खाऊंगा, तुरई ही खाऊंगा, ऐसा नहीं। एक बैलेंस डाइट ही होनी चाहिए। तो बैलेंस डाइट होने से उस पेशेंट को, उस इंसान को जो है गुड अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स सब मिल जाते हैं। तो बैलेंस डाइट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ हेल्दी लाइफस्टाइल, 1। उसके बाद एक रेगुलर एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। एरोबिक बहुत इंपॉर्टेंट है। एरोबिक एक्सरसाइज से आप बॉडी फैट को बर्न करते हैं। एरोबिक एक्सरसाइज से आपकी मसल टोन अच्छी बनी रहती है। दूसरी होती है हमारे देश में, जो बहुत हमारे देश की ही है, वो योगा। योगा हमारे लिए इम्पोर्टेंट बहुत है। वो सिर्फ
इसलिए इम्पोर्टेंट नहीं है कि हमारे देश का है, वो इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि वो हमारे लिगामेंट्स की, मसल्स की, टेंडन्स की स्ट्रेचेबिलिटी को बढ़ाता है, हमारी फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाता है, हमारे जो डेली लाइफस्टाइल को जो बहुत ज़्यादा स्ट्रेचेबल कर देता है। तो एरोबिक एक्सरसाइज के साथ-साथ योगा या स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज भी बहुत ज़रूरी हैं। तो हेल्दी पर्सन के लिए, हेल्दी इंसान रहने के लिए हमेशा लॉन्ग टर्म और हेल्दी लाइफस्टाइल रहने के लिए हमें गुड बैलेंस्ड डाइट एंड रेगुलर एक्सरसाइज दोनों ज़रूरी है। Thank you so much, Dr. Saab, for such good information and excellent advice. Thank you so much. और हमारे साथ जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो दर्शकों, ये थे हमारे साथ डीएम गैस्ट्रो डॉक्टर अजीत कुमार रावत जी। और जी हाँ, सबसे बड़ी उन्होंने जानकारी ये दी कि बैलेंस डाइट बहुत जरूरी है अगर आपको हेल्दी लाइफस्टाइल जीनी है, स्वस्थ रहना है। लेकिन अगर किसी भी समस्या से, पेट और लीवर की समस्या से आप ग्रसित हैं, तो आप डॉक्टर साहब से संपर्क कर सकते हैं, मिल सकते हैं, तथा हॉस्पिटल आपके शहर में ही है। और सबसे अच्छी चीज जानकारी जो दी है गैस्ट्रिक बैलून की, यानी कि एक ऐसी थेरेपी जो कानपुर के लिए नई है लेकिन 10 सालों से मेडिकल फील्ड में है और आपके लिए कारगर साबित हो सकती है। तो आज के लिए एपिसोड में इतना ही। अगले किसी और एपिसोड में किसी और विशेषज्ञ डॉक्टर के साथ जल्द होगी आपसे मुलाकात। तब तक देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम हेलो डॉक्टर, और भारत न्यूज को देखना छोड़िएगा नहीं, देखते रहिएगा। नमस्कार।